वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरा नाम वरुण दीक्षित है और आज की क्लास में हम लोग रीतिकाल पे बातचीत करेंगे। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। इससे पहले हम लोग भक्तिकाल पे चर्चा कर चुके हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी भक्तिकाल को नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है बीए फर्स्ट ईयर के उसमें अपना भक्तिकाल सर्च करके उन वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रीतिकाल को समझने की पृष्ठभूमि आपकी वहीं से तैयार होगी। यहाँ भी कुछ चीज़ों को लेके आपको दिक्कत हो सकती है रीतिकाल को समझने में, जब तक आप भक्तिकाल ना समझें। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को प्रेफर करें, उन वीडियोस को देखें, उसके बाद रीतिकाल को समझें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं बिना समय ज़ाया किए। आज हम लोग समझेंगे रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि रीतिकाल के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नामकरण, यानी कि विभिन्न विद्वानों का रीतिकाल के नामकरण को लेकर मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रीतिकाल की प्रवृत्तियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इस प्रश्न को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है कि रीतिकाल नाम में जो निहित रीति शब्द है, रीतिकाल में जो रीति शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि यह काव्यशास्त्र का रीति संप्रदाय है, जिसके आचार्य कौन है, जिसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन। इस संप्रदाय में काव्य की प्रमुख शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। भाषा के विशेष प्रकार के प्रयोग से ये रीतियाँ निर्धारित होती हैं। यानी कि रीति संप्रदाय में काव्य की प्रमुख शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। अब भाषा के विशेष प्रकार के प्रयोग से ये जो रीतियाँ हैं ये निर्धारित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि रीति का नामकरण में जो रीति शब्द है, इसका प्रयोग रीति संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसका जो अर्थ है वो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, यानी कि परंपरा, परिपाटी कह सकते हैं। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्यशास्त्रीय या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई थी। और जो अनुकरण की ये परंपरा है, या कह लीजिए जो मानसिकता है, यही रीति है और यही परंपरा है, यही अनुकरण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रीति काव्य क्या है, तो अगर आपसे परिभाषा किसी एग्जामिनर ने पूछ ली 1-2 नंबर में, तो एक पंक्ति में अगर आपको बताना है कि रीति काव्य क्या है, तो रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रख के की गई हो। या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। तो रीतिकाल की इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए रीति शब्द का प्रयोग हिंदी के आधुनिक साहित्य इतिहासकारों ने किया। इसके साथ ही साथ रीतिकाल के कवियों ने ही कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो ये देव कवि की पंक्ति है, और पंक्ति है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो कहीं ना कहीं उस समय के रीतिकालीन कवियों ने भी इस रीतिकालीन या कह लीजिए इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए रीति शब्द का प्रयोग उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, हिंदी के आधुनिक साहित्य इतिहासकारों के पहले ही। तो ये थोड़ी बहुत आ गई रीति को समझने की मैंने बातचीत। रीति को मैंने आपको समझा दिया कि रीति को लेके जो बातचीत है वो क्या है। अब हम लोग इसके नामकरण पे बातचीत कर लेते हैं। नामकरण को लेके जैसा कि आपको पता है विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तो आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक में इसको उत्तर मध्यकाल में रखा है। आपको पता है उन्होंने पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल को रखा है। तो इसका जो समय उन्होंने माना है वो संवत 1700 से 1900 माना है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। इसके साथ ही साथ
जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और शुक्ल जी इसको रीतिकाल मानते हैं, रीतिकाल नाम देते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल माना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र ने इसको कला काल माना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र, इन दोनों ने इसको कला काल माना है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए थे इस संदर्भ में कि वो क्यों इसको श्रृंगार काल कह रहे हैं, क्यों इसको कला काल कह रहे हैं, या फिर क्यों इसको अलंकृत काल कह रहे हैं। तो ये इसके नामकरण की बातचीत हो गई। और जैसा मैंने इसको आपको बताया कि रीतिकाल की इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए सिर्फ हिंदी साहित्य इतिहासकार, जो आधुनिक साहित्य इतिहासकार हैं, उन्होंने ही रीतिकाल का शब्द प्रयोग नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो रीतिकालीन कवि हैं, जैसे कि देव का मैंने उदाहरण दिया आपको कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत ये देव की पंक्ति है। तो कहीं ना कहीं इस रीतिकालीन या कह लीजिए कि रीतिकाल की इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए जो रीति शब्द का प्रयोग था वो इन लोगों ने ही प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो नामकरण को हम लोगों ने देख लिया कि विभिन्न विद्वानों ने क्या माना है, क्या नहीं माना है। उस पर और डिटेल में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इंट्रो दे दिया है, जिससे आपको एक समझ विकसित हो जाए कि किन किन विद्वानों ने क्या समझा है, क्या कहा है इस काल के बारे में। तो उदय के पृष्ठभूमि को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। इसके आगे आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि साहित्य अगर लिखा जा रहा है किसी भी समय में, तो कहीं ना कहीं वो उस समय के समाज, देश, काल, वातावरण से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अभी आप देखेंगे तो कोविड में जितना भी साहित्य लिखा गया, तो आप उस पूरे साहित्य में कई लोगों ने कोविड की चर्चा अपने अपने साहित्य में की, कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, पता कितनी सारी विधाओं में उस चीज़ की, कोरोना वायरस की चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य होता है वो उस समय के समाज से प्रभावित होता है। तो इसीलिए साहित्य इतिहासकार के लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी काल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि साहित्य जो है वो अपने समय तथा स्थान की परिस्थितियों से अनिवार्यता प्रभावित होता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रीतिकाल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों के क्या कारण थे, उनको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं आपको बताऊं, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बातचीत करूं, तो रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता उस समय केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। आपको पता है आदिकाल के बाद भक्ति काल और फिर रीतिकाल। भक्ति काल को जो दौर रहा है, आपको पता है कि धार्मिक विषमताओं का दौर है वो। क्योंकि आप जब कबीर को पढ़ते हैं, जब आप तुलसी को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आचार्य शुक्ल का इतिहास आप पढ़ते हैं, तो आचार्य शुक्ल इस बात का जिक्र करते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण की वजह से हिंदू जनता के हृदय में भक्ति के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं रह गया था। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था पूरा। उनके स्टेटमेंट्स हैं वो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको जो है उस भक्तिकाल को समझना काफ़ी ज़रूरी है रीतिकाल को समझने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तिकाल के उत्तरार्ध से रीतिकाल का जो प्रारंभिक या कह लीजिए जो रीतिकाल है वो जुड़ा हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी और जो छोटे राजे रजवाड़े थे उन पर नियंत्रण हो गया था। तो उस नियंत्रण के कारण युद्ध जो थे वो प्रायः हो नहीं रहे थे। यानी कि मान लीजिए दिल्ली में कोई सत्ता बैठी है, केंद्रीय सत्ता बैठी है, तो छोटी छोटी जितनी स्टेट्स हैं, छोटी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर उनका कब्जा है। और इसकी वजह से अगर छोटे मोटे विद्रोह होते भी थे तो दबा दिए जाते थे। ज़्यादातर संख्या में विद्रोह नहीं हो रहे थे और युद्ध प्रायः नहीं हो रहे थे रीतिकाल के दरमियान। तो जो सत्ता का चरित्र था, यानी कि
जो केंद्रीय सत्ता थी उसका जो चरित्र था वो आदिकाल की ही तरह था, शोषण पर आधारित था। आदिकाल में भी जो सत्ता का चरित्र था वो शोषण पर आधारित था, इसके साथ रीतिकाल में भी सत्ता का जो चरित्र था वो शोषण पर आधारित था। अंतर केवल इतना था कि आदिकाल में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। आदिकाल में कोई एक सत्ता नहीं थी केंद्रीय सत्ता के रूप में। कई सारी विरासतों में, रियासतों में लड़ाइयाँ हो रही थी। उस समय विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था किसी भी सत्ता का। तो केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो है युद्ध जो हो रहे थे उसमें लगातार हो रहे थे आदिकाल में, जबकि रीतिकाल में युद्ध नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक सत्ता स्थापित हो गई थी, उसका विकेंद्रीकरण हो गया था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था पूरे देश में। तो आपको पता है आदिकाल में भी दरबारी परिवेश था, रीतिकाल में भी दरबारी परिवेश था, और दरबारी परिवेश में मूलतः दो भावों की कविता संभव है, एक वीरता की और एक श्रृंगार की। दरबारी परिवेश में जो कवि रहते हैं वो या तो आपकी वीरता का बखान करेंगे और या तो श्रृंगार, आपके मनोरंजन के लिए वो श्रृंगार की रचनाएं करेंगे। तो आदिकाल में युद्ध हो रहे थे, इसीलिए वहाँ पे दोनों प्रवृत्तियाँ साहित्य में थीं। यानी आदिकाल में युद्ध भी हो रहे थे और युद्ध के बाद श्रृंगार परक रचनाएं भी, श्रृंगार भी हो रहा था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान है और फिर उसका जो विवाह होता है, तो कहीं ना कहीं वीरता के साथ साथ वहाँ श्रृंगार भी है, और वहाँ पे ज़्यादातर रचनाओं में आदिकाल में आपको ये देखने को मिलेगा, वीरता के साथ श्रृंगार का मिश्रण। तो ये दोनों प्रवृत्तियाँ साहित्य में आदिकाल के आपको मिल जाती हैं। इसके विपरीत रीतिकाल में युद्ध नहीं थे, और आपको मैंने बताया कि रीतिकाल में जो है सेंट्रलाइजेशन हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, एक सत्ता, एक छत्र स्थापित हो गया मुगल सत्ता का, तो छोटे मोटे युद्ध भी हो नहीं रहे थे। तो श्रृंगार जो थी वो कविता के केंद्र में थी, युद्ध नहीं हो रहे थे, इसीलिए वीरता केंद्र में नहीं थी, सिर्फ श्रृंगार ही था जो कविता के केंद्र में बना हुआ था। और मैंने जैसा कि बताया कि कविता जैसे आदिकाल में थी दरबार में, वैसे ही रीतिकाल में थी दरबारी परिवेश में। तो सामाजिक रूप से अगर मैं आपकी बातचीत करूं, सामाजिक रूप से मैं आपसे बातचीत करूं तो सामाजिक रूप से यह काल जो है वो भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है, जैसे कि आदिकाल कहीं ना कहीं था। तो आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि सामंतवाद क्या होता है, सामंत क्या होता है। जिन लोगों ने साहित्य इतिहास पढ़ा है, प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वगैरह पता है, तो उनको सामंत के बारे में पता होगा, सामंती व्यवस्था के बारे में पता होगा। तो दरअसल सामंत ये होता है कि पहले जो राजा होते थे वो अपने छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि हर जगह पे रखा करते थे, यानी कि राजा को सारी सूचना वही लोग देते थे, सामंत। उनको आप छोटा राजा कह सकते हैं। तो सामंतों की जो स्थिति है वो छोटे राजा के रूप में होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सामंत क्या होता है। और सामंतवाद ये होता है कि सामंतवाद में क्या होता है, जैसे राजा ने किसी एक भूमि के या किसी एक वर्ग का किसी सामंत को शासक बना दिया, तो उस वर्ग को, उस स्थान को, उस क्षेत्र की सारी सूचना, उस सारी व्यवस्थाएं वो राजा को बताता था, और वो एक इमीडिएटर का काम करता था सामंत के रूप में। तो सामंत में ये होता है कि सामंतवाद में जो एक वर्ग भूमि का मालिक होता है तथा किसान भूमि पर खेती करते हैं जिनका मालिकाना हक नहीं होता। वो खेती तो करते हैं, मजदूर तो होते हैं, लेकिन उनका मालिकाना हक नहीं होता। और इस प्रकार से एक वर्ग बेहद परिश्रम करता है, इसके बावजूद वो शोषित रहता है। यानी कि किसान मजदूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो शोषित रहते हैं, उनको पर्याप्त चीज़ें नहीं मिल पाती, जबकि दूसरा वर्ग जो कि बिना परिश्रम किए ही बहुत अमीर हो जाता है, जो कि सामंतवादी वर्ग है। और इस अमीर किंतु श्रमहीन वर्ग, यानी सामंतवादी या कह लीजिए अमीर लोग लेकिन श्रमहीन लोग हैं, क्योंकि श्रम नहीं कर रहे हैं, बिना श्रम के ही इनको मिल रहा है। तो इन श्रमहीन वर्गों में कहीं ना कहीं रुचियों का विकास होता है, क्योंकि इनके पास जब कह सकते हैं कि जब व्यक्ति समृद्ध हो गया हर तरीके से, तो एकदम फ्री रहता है, तो उसके पास क्या होता है, रुचियों का विकास होता है। तो रीतिकाल ऐसी ही रुचियों के विकास का दौर है। राजा और सामंत चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों, ये उनकी अभिरुचि थी कि वो चाहते थे कि उनको जो है शास्त्रीय ज्ञान हो, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो।
आपको पता है कि भक्ति काल में सामाजिक प्रतिष्ठा का जो पैमाना था वो अलग था, और रीति काल में जो सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना था वो अलग था। तो इनका जो पैमाना था वो ये था कि शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों, जिससे इनकी किसी के समक्ष, किसी बड़े के समक्ष इनकी इज्जत हो। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये कि प्रभाव बना सकें, और तीसरा पॉइंट ये कि ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये भी साहित्य से जुड़ें और अपने अंदर इस प्रतिभा को बढ़ा सकें, इस प्रतिभा का जो है विकास कर सकें। तो मैंने जैसे बताया कि ये श्रमहीन वर्ग में जब रुचियों का विकास हुआ तो ये लोग चाहने लगे कि ये शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों, और ऐसी स्थिति में एक विकल्प ये तो इन लोगों के पास ये था कि ये स्वतः शास्त्र का अध्ययन करें। ठीक है, पहला वर्ग ये शास्त्रों का जो है अध्ययन करें, ये इनके पास पहला विकल्प था अगर ये शास्त्रीय ज्ञान से युक्त होना चाहते हैं तो, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इस काम के लिए जैसा कि आपको पता है कि ये लोग श्रमहीन वर्ग से आते हैं, सामंतवादी लोग, तो इनके अंदर रुचि तो थी कि इनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन के लिए जो धैर्य चाहिए, जो विवेक चाहिए, जो संयम चाहिए, वो इन लोगों में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि रीतिकाल के कवियों के एक वर्ग ने ये दायित्व संभाला, या कह लीजिए कि उनको ये दायित्व दिया गया कि आप हमारे लिए शास्त्रीय ज्ञान को हमारे लिए उसको, या हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार उसको हमको बताएं, जिससे हमको उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में एक रीतिकाल के कवियों के एक वर्ग ने दायित्व संभाला। उन्होंने इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का क्या किया, ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ठीक है, ब्रजभाषा में अनुवाद किया, और जब अनुवाद किया तो उसके बाद उस सिद्धांत या लक्षण को राजा को समझाने के लिए या सामंत को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रची। यानी कि पहला क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया, उस संस्कृत के काव्यशास्त्र का सिद्धांत या उसके लक्षण को ब्रजभाषा में उसने अनुवादित किया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अनुवादित किया, और फिर उस सिद्धांत या लक्षण को उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे उसने कविता दी। यानी कि सबसे पहले तो उसने क्या किया कि उसने लक्षण ग्रंथों का, या कह लीजिए लक्षण ग्रंथ तो उनके लिए इस्तेमाल हुआ जो उन्होंने ग्रंथ बनाए। इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि संस्कृत के काव्यशास्त्रों का इन्होंने उनके लक्षणों का या उनके सिद्धांतों का उन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। और इन कवियों ने, और उसके साथ ही साथ इन कवियों या आचार्यों, कह लीजिए इनको आचार्य कवि कहा गया है जिन लोगों ने ये काम किया, तो उन्होंने सिद्धांत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया, फिर उसको उदाहरण के तौर पे उसके नीचे एक कविता दी। तो ऐसे ऐसे राजाओं को समझाने के लिए उन्होंने ये ट्रिक अपनाई, और ये जो परंपरा है यही लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाई। लक्षण ग्रंथ परंपरा यही कहलाई। तो इससे जो संबंधित जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहा गया, यानी कि आचार्य भी हैं। तो रीतिकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही व्यक्ति क्या है, आचार्य भी और कवि भी है। तो आचार्य शुक्ल अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को जब बताते हैं तो रीतिकाल को उन्होंने 3 प्रकरण में बांटा है, और भक्तिकाल को 6 में बांटा है, आदिकाल को 4 में बांटा है। लेकिन कहीं ना कहीं रीतिकाल के प्रति आचार्य शुक्ल का रुझान अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने रीतिकाल को 3 प्रकरण में भी ख़त्म कर दिया। और उन्होंने ये माना है कि ये आचार्य और कवि को एक मानना ही गलत है। जब आप आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे रीतिकाल का, तो उनका जो पहला प्रकरण है 3 प्रकरण है, उसमें जब पहला प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर समय नहीं है तो आपको जानना जरूरी है कि आचार्य कवि इस परंपरा को लेके आचार्य शुक्ल ने धारदार प्रहार किया है कि आचार्य कवि दोनों को एक मानना ये सही नहीं है, और कहीं ना कहीं आचार्य परंपरा का उस समय सही संवहन नहीं हो रहा था। तो सामान्य रूप से जो धारा है इसको रीतिबद्ध कहा जाता है। आप बिल्कुल समझ जाइए, इसलिए समझ जाइए क्योंकि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, तीनों जो रीतिकाल के साहित्यिक वर्गीकरण है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि रीतिकाल क्या है, रीतिबद्ध क्या है, रीति शब्द रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है। तो इसको आज मैं आपको एकदम सॉर्ट आउट करा दूंगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीतिबद्ध में वो परंपराएं आती हैं। रीतिबद्ध वो है जिसमें आचार्य कवि क्या करते थे, उसमें उन्होंने क्या किया कि शास्त्रों के लक्षणों का या सिद्धांतों का भाषा में अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद उस सिद्धांत या लक्षण को राजा को समझाने के लिए वो एक कविता लिखते थे। ये जो परंपरा है लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती थी। ये रीतिबद्ध काव्य कहलाई यही परंपरा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रीतिकालीन युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा था। और आपको पता है कि फारसी परंपरा की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें कविताएं जो होती हैं वो प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं, और इसमें जो विरह की मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। इसके साथ ही साथ शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्तक काव्य परंपरा का अभूतपूर्व विकास हुआ इस काल में, और यही कारण है कि रीतिकाल की कविताओं में प्रायः मुक्तक ही लिखे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये कारण क्या है, इसका कारण है कि फारसी काव्य परंपरा का हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा था उसके चलते। इसके साथ साथ हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि रीतिकाल के जो उत्तरार्ध का समय है, उत्तरार्ध का समय समझ रहे हैं, यानी रीतिकाल के जो अंतिम दौर का समय है वो केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। और इस समय मुक्ति की जो भावना है वो दो रूपों में हिंदी में पैदा हुई। एक काव्यधारा ऐसी है, यानी कि जो रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय है वो वहाँ पे क्या हुआ कि मुगल सत्ता टूटने लगती है, और इस समय जो ये मुक्ति की भावना है वो दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। पहला कि दरबार में रहकर भी दरबारीपन यानी और रीतिवाद से मुक्त, यानी कि दरबार में तो हैं, आपके राजा के दरबार में तो कवि है, लेकिन वो किसी भी तरीके के दरबारीपन या रीतिवाद से मुक्त है। यानी कि जिस तरीके का दरबारीपन आपको आदिकाल में मिलेगा, यानी कि राजा की प्रशंसा ही प्रशंसा है, अतिशयोक्ति का इतना वर्णन है। अगर आप देख लें पृथ्वीराज रासो देख लें तो चंद्रवरदाई का इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, तो आपको देख के लगेगा कि वो दरबारीपन से युक्त है। तो यहाँ पे क्या है कि दरबार में रहकर भी दरबारीपन से युक्त हो जाती है, दरबारीपन से मुक्त हो जाती है, और रीतिवाद से मुक्त हो जाती है इनकी कविता। रीतिकाल के उत्तरार्ध की मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो रीतिकाल में के उत्तरार्ध में क्या हुआ, केंद्रीय मुगल सत्ता टूटने के कारण मुक्ति की जो भावना है वो दो रूपों में हिंदी कविता पैदा हुई इस समय। एक कि दरबार में रहकर भी दरबारीपन और रीतिवाद से मुक्त, और इसको क्या कहा गया, इसको रीति मुक्त काव्यधारा कहा गया। यानी आपके दरबार में तो है लेकिन किसी भी तरीके के दरबारीपन या रीतिवाद से मुक्त है। कैसे है, आपने रीति मुक्त काव्यधारा की जो प्रमुख हैं उसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव तमाम कवि आते हैं। तो यानी कि ऐसे कवि, यानी कि जब मैं आपको भी समझाऊंगा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त क्या है, उस क्रम में और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि ये काव्यधारा ऐसी काव्यधारा है कि परिवेश में इस धारा के कवि तो दरबारी हैं, पर रीतिवाद का जो है पालन करने को ये लोग तैयार नहीं हैं। दरबार में रहकर भी ये कवि जो है वो अनुभूति की प्रामाणिकता और दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। ऐसे कवि रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं, जैसा मैंने कि बताया आलम, बोधा, ठाकुर और प्रमुख कवि घनानंद इस काव्यधारा में आते हैं। दूसरा, मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले जैसे शिवाजी, छत्रसाल आदि के दरबार में रहकर लिखी गई जो रचनाएं हैं, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुक्ति भावना दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। एक दरबारी में रहकर भी दरबारीपन या रीतिवाद से मुक्त, और दूसरा मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले जो राजा थे, जितने भी राजा थे, शिवाजी थे, छत्रसाल से, आपको पता है कि इनके जो कवि थे वो भूषण थे। भूषण उस समय के राष्ट्र कवि माने जाते हैं, रीतिकालीन राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो इन लोगों के दरबार में उन लोगों ने जो है
जिन लोगों ने रहकर कविता लिखी, तो ऐसे लोगों को रीत इतर काव्य में रखा जाता है। ऐसे लोगों की रचनाओं को रीत इतर काव्य में रखा जाता है। तो मैंने कि आपको जैसे समझाया कि उत्तरार्ध के समय क्या हुआ कि मुगल सत्ता जो है टूटने के कारण इस समय की जो मुक्ति की भावना है वो दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। पहला, दरबार में रहकर भी दरबारीपन और रीतिवाद से मुक्त, यानी कि रीति मुक्त काव्यधारा, और दूसरा कि मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं शिवाजी, छत्रसाल आदि के दरबार में रहकर लिखने वाले कवि जो है वो रीति इतर काव्य में आते हैं। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आदिकालीन वीर काव्य बनाम रीतिकालीन वीर काव्य, यानी आदिकाल में जो वीर काव्य लिखा जा रहा था और रीतिकाल में जो वीर काव्य लिखा जा रहा था उसमें बेसिक अंतर क्या था। देखिए, आदिकाल के वीर काव्य से जो रीतिकालीन कविता है वो इस मायने में अलग है कि आदिकाल में जो वीरता का लक्ष्य जो था वो वैयक्तिक था। समझ रहे हैं, वैयक्तिक था। आदिकाल में वीरता का लक्ष्य ज़्यादातर आप देखेंगे तो वैयक्तिक था, और रीतिकाल में क्या हुआ, वही जो वीर काव्य यानी कि उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो वीरता का लक्ष्य था, रीतिकाल में जो उनकी वीरता का लक्ष्य था शासकों के, वो था राष्ट्रीय भावना। शिवाजी, छत्रसाल जैसे तमाम बड़े राजा हुए, इनके उपलक्ष्य में भूषण लिखते हैं। और आदिकाल में यही बात क्या हो जाती है, वैयक्तिक हो जाती है। लोग व्यक्ति विशेष को लेके अपनी आपसी मतभेद को लेके, आपसी द्वंद्व छेल रहे थे। जैसे कि मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाए धरी तलवार, कि जिसकी भी सुंदर कन्या देख ली उस पर जाके युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह में लिखेंगे इस पक्ष को तो एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेस होगा आपकी इस चीज़ से। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आदिकालीन वीर काव्य और रीतिकालीन वीर काव्य का जो लक्ष्य है, उनकी जो वीरता का लक्ष्य है, वो आपस में कितना मिलता है और आपस में कितना भिन्न है। तो ये तो हो गई दरबारी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वो लोग यानी कि रीतिबद्ध वाले, वो आपके दरबार में तो हैं और आपकी बात भी मान रहे हैं। एक लोग क्या हो गए, रीति मुक्त वाले हो गए, जो आपके दरबार में तो हैं लेकिन अपने नैतिक मूल्यों और अपनी कह सकते हैं कि अनुभूति की, जो कवि की अनुभूति की प्रामाणिकता होती है और दायित्वमूलक जो प्रेम का पालन होता है वो कर रहे हैं वो लोग। उसमें घनानंद, बोधा ठाकुर, तमाम कवि आते हैं। और जैसे कि मैंने रीति सिद्ध के बारे में मैं आपको बता दूं कि रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पे रीति काव्य या रीतिबद्ध कह सकते हैं उसके ही समान होता है। इस काव्य में कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया है, केवल कविताएं ही लिखी हैं। पर ये जो कविताएं हैं वो वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं रीति सिद्ध, आपको सरल भाषा में समझाऊं क्या है। तो देखिए भाई, रीतिबद्ध था जिसके अंतर्गत मैंने लक्षण ग्रंथ परंपरा की बात की थी। उसमें क्या था, उसमें राजा को समझाने के लिए कवि आचार्य कवि क्या करता था कि पहले तो उस शास्त्रीय या काव्य शास्त्रीय परंपरा में जो सिद्धांत होते थे उन सिद्धांतों का ब्रजभाषा में अनुवाद करता था, और फिर जो है एक कविता रचता था जिससे राजा को समझाया जा सके। उसको उदाहरण के स्वरूप राजा को समझाने के लिए वो कविता लिखता था। तो ये तो रीतिबद्ध की बात हो गई। अब रीति सिद्ध की क्या बात है। रीति सिद्ध में और रीतिबद्ध में बस इतना सा अंतर है कि रीतिबद्ध में हम आचार्य कवि राजा को उदाहरण लक्षण ग्रंथ परंपरा यानी सिद्धांत का ब्रजभाषा में अनुवाद देते थे कविता के पहले, इसमें अनुवाद नहीं देते थे। बस बेसिक सा अंतर इतना सा ही है। और रीति सिद्ध जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी हैं और इनकी जो रचना है वो बिहारी सस्सई है। यानी कि इस काव्यधारा के जो कवि थे उनमें यही बेसिक अंतर था कि वो लक्षण ग्रंथ परंपरा के जो सिद्धांत होते हैं, या कह सकते हैं जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत होते हैं, उनको नहीं दिया, बल्कि सीधे ही काव्यशास्त्रीय
सिद्धांत के आधार पे लिखे सीधे वो एक तरीके से कविता ही लिख देते थे। उसका जो संबंध होता था वो काव्यशास्त्री सिद्धांत से होता था, यानी कि वो उदाहरण नहीं देते थे राजा उसका, सॉरी, वो राजा को ब्रजभाषा में अनुवाद नहीं देते थे उस सिद्धांत का, वो सीधे कविता की रचना करते थे कि आपको समझना है तो इसे समझ जाइए। तो ये हो गया आपका रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताऊं कि रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविता रची जाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरबारों में ही कविता रची जा रही थी, दरबारों के बाहर भी, यानी कि गैर दरबारी कविता भी आपको रीतिकाल में मिलेगी। और ये आपको दो रूपों में मिलेगी, एक तो नैतिक काव्य के रूप में, नीति काव्य के रूप में, और दूसरा भक्ति काव्य के रूप में। रीतिकाल के दरबारों के बाहर जो है कविता रची जाती रही और दो रूपों में रची जाती रही, एक नीति काव्य के रूप में और दूसरा भक्ति काव्य के रूप में। आपको पता है कि रीतिकाल के पहले जो भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल में जो 4 काव्यधाराएँ थी, जिन पर मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया था, वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी उनकी, कि सूफ़ी काव्यधारा, संत काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो वो जो 4 काव्यधाराएँ थी भक्ति काल की, वो इस काल में भी विद्यमान थी, लेकिन उनमें वैसी तीव्रता कह लीजिए या वैसी रंगत उस समय नहीं रही थी जो भक्ति काल में हमको दिखती है। आपको पता है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में लिखा है और सबसे ज़्यादा प्रकरणों में लिखा है। भक्ति काल के प्रति उनका विशेष प्रेम था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भक्ति काल स्वर्ण काल है और उसके अपने पैमाने हैं जो उसको स्वर्ण काल बनाते हैं। इसके साथ ही साथ हमने जैसा कि बताया कि रीतिकाल में जो है नीति काव्य की रचनाएं हुई और नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ एक तरीके से, जिसमें लोक भाषा में या लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति कथन दिए गए। और ऐसा पहली बार हुआ कि स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से नीति काव्य की परंपरा का ऐसा विकास जिसमें लोक भाषा में और लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति कथन दिए गए हों। चलिए आचार्य शुक्ल पे आते हैं। और मैंने आपको बताया कि हिंदी आचार्य शुक्ल के बिना या हिंदी के जो इतिहास है उसको, आचार्य शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के बिना आप नहीं समझ सकते बेहतर तरीके से, उसके बिना पूरा भी नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि आचार्य शुक्ल ने 3 प्रकरणों में रीतिकाल का विभाजन किया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचय मिश्रबंध विनोद से लिया है। आपको पता है मिश्रबंध विनोद जो है वो मिश्र बंधुओं की रचना है। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का जो परिचय है वो मिश्रबंध विनोद से लिया है, ये आपको जानना आवश्यक है। साथ ही साथ आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है। मैंने आपको बताया था कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है, भक्ति काल को 6 में बांटा है, आदिकाल को 4 में बांटा है। तो जिसमें वो पहले प्रकरण में सामान्य परिचय देते हैं, केशव, चिंतामणि, त्रिपाठी और तमाम विद्वानों के बारे में और कवियों के बारे में बताते हैं। प्रकरण 2 में वो रीति ग्रंथकार कवियों की बातचीत करते हैं, और प्रकरण 3 में वो रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उन पे बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से वो पूरा विभाजन करते हैं। अब हम लोग आते हैं विवाद पे, जो आचार्य शुक्ल का रीतिकाल के संदर्भ में उठाया जाता है अधिकतर। आपको पता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को जो प्रवर्तक माना है वो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, ठीक। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने केशव दास को माना है, पहली बात। तो मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल के प्रवर्तक को लेके विवाद है, यानी कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, यानी कि रीति काव्य का प्रवर्तक कौन है, पहला पुरोधा किसे माना जाए, इस बात को लेके काफ़ी विवाद है। आचार्य शुक्ल मानते हैं, या कह लीजिए कि आचार्य शुक्ल, जैसा कि आपको पता है कि आचार्य शुक्ल जानते थे कि जो केशव दास का रचना काल है वो चिंतामणि से लगभग 50 साल पहले का है, वो ये बात जानते थे। लेकिन तब भी उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाव्य का प्रवर्तक माना। क्यों माना? इस मत के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और इसका खंडन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, जिस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
वो कहते हैं कि कोटेड आचार्य शुक्ल कि केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्य भामा आदि अलंकारवादियों का अनुसरण किया था। आगे की रीति परंपरा प्रमुखता रसवादी रही, न कि अलंकारवादी। चूँकि चिंतामणि त्रिपाठी से रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देने लगा, इसलिए वहीं से इस परंपरा की शुरुआत माननी चाहिए। इसके डिफेंड में, इसके विरोध में जो है आचार्य शुक्ल ने के इस मत का खंडन करने के लिए और जी केशव दास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक सिद्ध करने के प्रयास में डॉक्टर नगेंद्र ने ये मत दिया कि ये ठीक है कि रीति परंपरा कोटेड ये ठीक है कि रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही, किंतु केशव दास संकीर्ण अर्थ में अलंकारवादी नहीं थे। उन्होंने अलंकार सिद्धांत को व्यापक अर्थ में लिया है और इस व्यापक अर्थ के अंतर्गत रस तथा अन्य सभी काव्यशास्त्रीय संप्रदाय अलंकार में ही शामिल हो जाते हैं। इसलिए उनका अलंकारवाद रसवाद का विरोधी नहीं है, अतः इस आधार पर उनके प्रवर्तक होने को असिद्ध नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने डिफेंड किया डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल को, क्योंकि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे और उन्होंने आचार्य भामा जैसे अलंकारवादियों का अनुसरण किया था और आगे की जो रीति परंपरा थी वो प्रमुखता रसवादी रही, ना कि अलंकारवादी। और चूँकि चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देने लगता है कि चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं, तो इसीलिए वहीं से इस परंपरा की शुरुआत माननी चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल का तर्क है, जिसके मैंने डिफेंड में आपको आचार्य डॉक्टर नगेंद्र का तर्क बताया कि ठीक है कि रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही, लेकिन वो कहते हैं कि केशवदास जो थे वो संकीर्ण अर्थ में अलंकारवादी नहीं थे। जैसे कि आचार्य शुक्ल ने बताया कि केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, वो कहते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो इनका अलंकारवाद है उसमें जो है वो व्यापक अर्थ में है, उसमें रस और अन्य सभी काव्यशास्त्रीय संप्रदाय अलंकार में ही जो है शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए वो केशव को पहला मानते हैं, केशव दास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। दूसरा मत तो आचार्य शुक्ल का देखिए, उनका दूसरा मत है कि केशव दास ने अपने लक्षण ग्रंथों में काव्यशास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया। आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट के सिद्धांतों का अनुकरण उनके ग्रंथों में व्यापक रूप में देखा जा सकता है। यदि हम आगे की रीति परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि उनमें मूल संस्कृत के ग्रंथों के स्थान पे संस्कृत की परवर्ती सरल रचनाओं जैसे कि कुवलयानंद व चंद्रालोक आदि का अनुकरण किया गया। चिंतामणि त्रिपाठी ने परवर्ती सरल रचनाओं को ही आधार बनाया, इसीलिए चिंतामणि को ही रीति काव्य का प्रवर्तक मानना चाहिए, आचार्य शुक्ल का एक मत है। इसके डिफेंड में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि ये ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशवदास के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा का प्रवाह 1650 के आसपास दिखना शुरू हो जाता है, किंतु यह न तो केशवदास का दोष था और न ही चिंतामणि की योग्यता। इसका कारण सिर्फ यह था कि चिंतामणि के समय तक कवि रुचि तथा जन रुचि लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी। इसे केशवदास का दोष मानकर उनके प्रवर्तक होने को खारिज नहीं किया जा सकता। कोटेड। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का मत था और जो उन्होंने आचार्य शुक्ल के मत के खंडन में बताया। वो कहते हैं आचार्य शुक्ल, मैं आपको समझा देता हूँ कि बार कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशवदास जो है उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में काव्यशास्त्र की जो प्राचीन परंपरा थी उसका अनुकरण किया। आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट के सिद्धांतों का अनुकरण उनके ग्रंथों में जो है आप देख सकते हैं। वो कहते हैं केशवदास के ग्रंथों में आप देख सकते हैं। और यदि हम आगे की रीति परंपरा पर दृष्टिपात करें या उसको देखें तो पाते हैं कि उनमें मूल संस्कृत के ग्रंथों के स्थान पर संस्कृत की जो प्रवृत्ति सरल रचनाएं हैं जैसे कुवलयानंद हो गया, चंद्रालोक हो गया, इनका अनुकरण किया गया है। और चिंतामणि त्रिपाठी को वो इसी परवर्ती सरल रचनाओं का अनुकरण करने वाला मानते हैं, इसीलिए वो चिंतामणि को ही रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। और जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसके डिफेंड में कहा है कि मान लीजिए ठीक है कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशवदास के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा का प्रभाव 1650 के आसपास दिखना शुरू हुआ, लेकिन यह न तो केशवदास का दोष था और न ही चिंतामणि की योग्यता। इसका कारण सिर्फ यह था कि चिंतामणि के समय जो कवि रुचि थी और जो जन रुचि थी वो लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी।
यानी कि वो केशव का भी दोष नहीं मान रहे हैं और ना ही चिंतामणि की योग्यता मान रहे हैं कि चिंतामणि के समय तक जो है ये चीज़ें आ गई। नगेंद्र का कहना है कि ये उस समय चिंतामणि के समय क्या हो गया कि ये उस समय की कवि रुचि और जन रुचि जो थी वो लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी। और जबकि इसके बरक्स शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी ने ही सिर्फ मतलब केशवदास में और चिंतामणि त्रिपाठी में चिंतामणि ने ही सिर्फ परिवर्तित सरल रचनाओं जो कि कोल्यानंद हो गया, चंद्रालू हो गया और संस्कृत की जो परिवर्तित रचनाएं हैं उनका अनुकरण किया, उनके अनुकरण मूलक अनुकरण के आधार पर जो है ग्रंथों की रचना की। तो ये थोड़ा विवाद है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक, ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इस बात को एग्जाम में लिखना ही है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना और डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल के मत का खंडन किया है और केशवदास को ही रीतिकाव्य का प्रवर्तक माना है। मैंने आपको इनके मत बता दिए और इनके जो पूरा डिबेट है वो आपको बता दिया है। तो ये जानना, देखिए आपको ये जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। कभी भी किसी भी काल में जो बहसें हैं उन बहसों को समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आप निष्कर्षता आप अगर देखें, अगर इसके प्रवर्तक को माने तो आपको पता है कि पूरा विश्लेषण का निष्कर्ष अगर हम लोग देखें तो ये हो सकता है कि सिद्धांततः देखा जाए तो केशवदास को ही रीतिकाव्य का प्रवर्तक मानना चाहिए, लेकिन शुक्ल जी की इस बात से सहमत होना जरूरी है कि रीतिकाव्य परंपरा का जो वास्तविक विकास हुआ है वो चिंतामणि त्रिपाठी से के बाद ही हुआ है। यानी कि अधिकतर विद्वान मानते हैं कि आचार्य शुक्ल की ये बात सही है कि काव्य परंपरा का जो वास्तविक विकास हुआ है वो चिंतामणि त्रिपाठी से हुआ है, लेकिन सिद्धांततः जो है रीतिकाव्य का प्रवर्तक जो है वो केशवदास को मानना चाहिए। तो ये हो गई एक बात। अब लोग रीतिकाल की प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, जो मुख्यतः मैंने बातचीत आपसे की थी कि जो अगर रीतिकालीन प्रवृत्तियों की बातचीत करें तो पहला हो जाएगा इसका रीति निरूपण। रीति निरूपण इसका मुख्य प्रवृत्ति है। यानी कि रीति निरूपण के अंदर जो प्रवृत्तियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं श्रृंगारिकता, जो कि मुख्य प्रवृत्ति है। आप बताएं, आप रीतिकालीन जब रचनाएं पढ़ेंगे, बिहारी सरसई हो गया, सुजान से जुड़ी हुई जितनी रचनाएं हैं, घरानंद से जुड़ी हुई, तो उसमें आप बार बार श्रृंगार देखेंगे और ये इस समय का जो है मुख्य प्रवृत्ति रही है। जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि इस समय जो श्रृंगार था वो केंद्र में था। राज प्रशस्ति गौण विशेषता थी, प्रवृत्ति थी सॉरी, तो राज प्रशस्ति भी हो रही थी। भक्ति के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी कि भक्ति काल की जो 4 धाराएं हैं, वो काव्य धाराएं हैं, वो भी इस समय कमतर रूप से थी। नीति भी थी, नीति काव्य की रचना की, नीति काव्य की मैंने बातचीत की, और प्रकृति तथा इतर विषय की भी रचनाएं होती रही हैं। तो ये भी एक प्रवृत्ति है उस समय की। श्रृंगारिकता की अगर मैं बातचीत करूँ, श्रृंगारिकता में जो षड ऋतु और 12 मासा, षड ऋतु जो है वो प्राणनाथ का है, 12 मासा जो है मंडन का है। ये दोनों स्वतंत्र रचनाओं के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है। और नीति काव्य में वृंद की सत्सई ये नीति काव्य की रचना है और ये सब रीति निरूपण के अंडर है। और नखशिख वर्णन भी आपको मिल जाएगा इस काव्य में। साथ ही साथ ये रीति निरूपण की बात हो गई जो कि मुख्य प्रवृत्ति है। और रीति मुक्त की जैसे मैंने आपको चर्चा की कि रीति मुक्त क्या है, इसको मैंने आपको समझाया था कि रीति मुक्त वो लोग हैं जो दरबार में रह के भी दरबारीपन या रीतिवाद से मुक्त कवि थे। ऐसे में घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम सुजान था। आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव। और रीति इतर काव्य क्या है? रीति इतर काव्य वो है
देखिए रीति इतर काव्य वो काव्य है जो तीनों परंपराएं, जो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध है, इन सभी से अलग है। और इसमें एक धारा जो है वो दरबार से जुड़ी है, पर ये दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का दरबार है। अतः राज दरबार से जुड़ने के बाद भी जो कविता का मिजाज है वो दरबारी नहीं है। ये धारा जो है वो वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में भूषण आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं और ऐसे ही तमाम कवि शामिल हैं। भूषण के बारे में तो कौन नहीं जानता। शतसाल के दरबार में भूषण रहे और अपने काव्य सृजन में इन्होंने राष्ट्रीय भावना को दिखाया। एक और धारा है वो है रीत इतर की, वो है भक्ति काव्य की, जैसे मैंने चर्चा की थी भक्ति के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि दरअसल जो भक्ति काव्य है वो भक्ति काल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया था और थोड़ी बहुत मात्रा में रीति काल में भी लिखा जाता रहा। और अंतिम धारा जो है वो नीति काव्य की है, ठीक। और इसमें नीति के कथन जो है वो स्वतंत्र रूप से पहली बार कहे गए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और भक्ति काल तक भी नीति कथन कविता में आते थे। भक्ति काल में भी देखो, भक्ति काल में भी नीति कथन जो है कविता में आते थे, लेकिन वहाँ पे वो धर्म से जुड़ के आते थे। जैसे आप कबीर को पढ़ रहे थे तो कबीर जो नीति कथन दे रहे थे वो और भी जो तमाम लेखक कवि तुलसीदास जी और तमाम बड़े कवि जो हैं वो धर्म से जोड़ के नीति कथन दे रहे थे। और इस बार क्या हुआ कि रीति काल में क्या हुआ कि नीति के जो कथन थे वो स्वतंत्र रूप में दिए गए, वो किसी धर्म से जुड़ के धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। इस काव्यधारा में यानी कि रीति इतर काव्यधारा में ये कथन पहली बार स्वतंत्र रूप में आए, यानी कि जो नीति कथन है वो पहली बार स्वतंत्र रूप में आया। वो किसी भी धार्मिक परिवेश से जुड़ के और धार्मिक या संदर्भ में जुड़ के नहीं आए। और ऐसे कवियों में वृंद और गिरधर कवि राय, ये दो प्रमुख कवि हैं जो नीति कथन लिखे हैं। तो रीत इतर मैंने आपको समझा दिया, जिसके अंदर अगर राज प्रशस्ति मैंने चर्चा की, भक्ति की चर्चा की, मैंने नीति की चर्चा की और प्रकृति तथा इतर विषय भी लिखे जाते रहे। अगर राज प्रशस्ति की मैं बात करूं रीत इतर में, तो वो ये ग्रंथ आते हैं, एक गोरेलाल का छत्र प्रकाश, सूदन का सुजान चरित्र, पद्माकर का हिम्मत बहादुर वीरदावली। ये 3 ग्रंथ जो हैं वो राज प्रशस्ति के हैं, रीति इतर से जुड़े हुए हैं। गोरेलाल का छत्र प्रकाश, सूदन का सुजान चरित्र और पद्माकर का हिम्मत बहादुर वीरदावली। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के समझने के बाद हमने आपको थोड़ा रीति इतर काव्य के बारे में भी बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है रीति इतर काव्य क्या है, तो आप उसको बताने में सक्षम हो गए होंगे। नामकरण की मैं जैसे चर्चा कर ही चुका हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका कि मिश्रबंध ने अलंकृत काल कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन आचार्य शुक्ल ने रीति काल माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल माना है और रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने कला काल माना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिश्रबंध ने अलंकृत काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन आचार्य शुक्ल ने रीति काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भगीरथ मिश्र ने कला काल कहा है। ये थोड़ा मैं डोगमा आपको समझा देता हूँ, रीति काल का क्या है, सिद्धांत क्या है। इसका जो फ्रेम थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। तो रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो ये है कि रीतिकालीन जो काव्य है वो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन 3 में तो प्रमुखता से है ही, ये सभी जानते हैं, ठीक। इसके इतर भी काव्य लिखा गया, यानी रीतिकालीन परिपाटी के इतर भी जो काव्य लिखा गया उसको रीत इतर काव्य कहा गया। ये जोड़ा जाता है। और जैसे रीतिबद्ध मैंने आपको समझाया, रीतिबद्ध परंपरा वो परंपरा थी जिसमें
कवि क्या करता था, आचार्य कवि जो कहलाए, जिनको लक्षण ग्रंथ परंपरा में रखा गया, वो आचार्य कवि क्या करते थे, अपने राजा के, अपने सामंत की संतुष्टि के लिए संस्कृत के काव्य शास्त्रों और शास्त्र, या कह लीजिए किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ के लक्षण का या उसके सिद्धांत का ब्रज भाषा में अनुवाद करते थे, और उसके बाद एक कविता जो है उदाहरण स्वरूप उसके नीचे लिखते थे, जो उनको उस सिद्धांत को समझाने में सहायक होती थी। तो ऐसे लोगों को रीतिबद्ध काव्य में रखा जाता है, और रीतिबद्ध परंपरा उसी को कहा जाता है जिसको लक्ष्य, और उसके साथ ही साथ उसको लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है, आचार्य कवि परंपरा भी कहा जाता है। यानी कि एग्ज़ाम में बैठे तो आपको दिक्कत ना हो, वन लाइनर में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आचार्य कवि परंपरा कौन सी परंपरा है, या आप अगर रिटन एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप लिखने में सक्षम हो कि रीतिबद्ध काव्य क्या है, लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है, आचार्य कवि परंपरा क्या है। तो इसमें जो प्रमुखता से आते हैं, ऐसे में दो बड़े कवि नाम आते हैं, वो है केशवदास और पद्माकर। आगे बातचीत करें तो रीत सिद्ध काव्य। रीत सिद्ध काव्य क्या काव्य है, मैंने आपको समझाया कि वो काव्य जिसमें कवि राजा को समझाने के लिए सिद्धांत का अनुवाद नहीं करता था, सीधे सीधे कविता लिखता था, और उसमें ही जो वो कविता होती थी वो सिद्धांत के आधार पर रची गई होती थी। यानी कि बिना उदाहरण दिए बिना सिद्धांत का अनुवाद किए सीधे कविता प्रस्तुत कर देना ही रीति सिद्ध काव्य में आता था। और बिहारी सतसई से हम सभी परिचित हैं, बिहारी की रचना है वो। और सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है, इनके दोहों के विषय में कहा जाता है। और इसके बाद आता है रीत मुक्त काव्य, जिसमें प्रमुखता से घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कवि आते हैं। यानी कि ये दरबारी परिवेश में तो थे, लेकिन ये दरबारीपन से मुक्त थे और रीतिवाद से मुक्त थे। इनके अंदर अनुभूति की प्रामाणिकता और दायित्वमूलक प्रेम का पालन करने की भावना थी। तो ऐसे लोग रीत मुक्त काव्यधारा में आते हैं, और गणानंद इसके प्रमुख कवि हैं। रीत इतर की मैंने चर्चा की, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त क्या है और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। रीत सिद्ध के बिहारी हो गए, रीत मुक्त के घनानंद, आलम बोधा ठाकुर, आलम बोधा ठाकुर, द्विजदेव, ये सब रीत मुक्त कवि हैं, ठीक है। और रीतिबद्ध में आपको मैंने बता दिया केशवदास, पद्माकर जैसे। रीतितर में जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके की कविताएं लिखी जा रही थी, एक तो गैर दरबारी कविता लिखी जा रही थी, और एक कविता जो लिखी जा रही थी वो दरबारी कविता लिखी जा रही थी, रीतितर में ही। और मैंने जैसे आपको भूषण के संदर्भ में बताया था कि रीतितर में भूषण और गुरु गोविंद सिंह जैसे कवि शामिल हैं, जो कि दरबारी कविता लिख रहे थे, उसमें भी वीर काव्य लिख रहे थे। और गैर दरबारी जो कविता है उसके अंदर गैर दरबारी कविता दो चीज़ों में विभाजित आपको दिखती है रीतितर काव्य में, एक तो नीति काव्य के रूप में और एक भक्ति काव्य के रूप में। मैं इसकी चर्चा पहले ही कर चुका हूँ, तो ये डोगमा थोड़ा आपको समझना ज़रूरी था, जो इसका रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को समझने में कि रीतिबद्ध क्या है, रीत सिद्ध क्या है, रीत मुक्त क्या है। अब मैं इस चीज़ में आश्वस्त हो सकता हूँ कि अब आप तक समझ ये बात पहुँच चुकी होगी कि रीतिबद्ध क्या है, रीत सिद्ध क्या है और रीत मुक्त क्या है। तो मैंने आज इन सब चीज़ों पे बातचीत की। मैंने आज जो प्रमुखता से जिन चीज़ों पे बातचीत की है उसमें एक तो हो गया कि मैंने आज आपसे सांस्कृतिक और सामाजिक और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उदय की पृष्ठभूमि थी उसको समझा। रीतिकाल में जो रीति का है, क्या क्या तात्पर्य है, उसको समझने की कोशिश की। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोगों ने जो रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण है, यानी कि रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, इसको समझने की कोशिश की, रीतिकाल के प्रवर्तक को समझने की कोशिश की।
और प्रवर्तक को लेके जो मत जो जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है, जो विवाद है, जो डिबेट है, उसको समझने की कोशिश करी आचार्य शुक्ल के हवाले से। प्रवृत्तियों को हम लोग कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की कि श्रृंगारिकता हो गया, भक्ति हो गया, नीत हो गया, राज प्रशस्ति हो गया, प्रकृति का चित्रण हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं रीतिकालीन प्रवृत्तियों में आ गया। वर्गीकरण हम लोगों ने एक बार देख लिया है, नामकरण को हम लोगों ने समझ लिया है। अगली क्लास में जो हम लोग बातचीत करेंगे वो रीतिकाल के प्रमुख कवियों को, उनके काव्य को, खास तौर से वो क्लास उनके कवियों के और काव्य के ऊपर रहेगी, और उसके बाद हमारा रीतिकाल हो जाएगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में रचनाएं लगी हुई हैं रीतिकालीन कवियों की काव्य में, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जब हम लोग काव्य का पोर्शन शुरू करेंगे पढ़ना, वो आदिकाल से पढ़ना शुरू करेंगे, तो सारी बातचीत हम लोग काव्य के संदर्भ में करेंगे और काव्य पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। और क्लास जो है, इससे पहले अगर आप नहीं जुड़े थे तो भक्तिकाल को समझने के लिए भक्तिकाल में मैं क्लास दे चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहाँ पे आप भक्तिकाल को एक बार ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि बिना भक्तिकाल समझे आप रीतिकाल नहीं समझ सकते हैं। भक्तिकाल को समझना बहुत आवश्यक है। और आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आपको देखना चाहिए एक बार। और अगर नहीं समय है आपके पास, तो आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का जरूर रख लेना चाहिए अपने पास पढ़ने के लिए। वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और कम पृष्ठों में सारी बातें कर दी गई हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं और रीतिकाल के तमाम पहलुओं को जो बचे हैं, प्रमुख कवि और उनका काव्य, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है जितना मैंने आपको पढ़ाया है भक्ति काल से जुड़ा हुआ या रीतिकाल से जुड़ा हुआ, तो आप बेझिझक जो है प्रश्न अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो समय से आपका जो है उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो किसी भी जिज्ञासा का शमन आपका हो सकता है। आप बस प्रश्न लिख के अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए लगा हुआ है बराबर। आपको पता होगा कि CUET बैच, CUET कोचिंग भी शुक्ला स्टडी पॉइंट ले आया है बहुत जल्द। तो जिन विद्यार्थियों को CUET PG या CUET के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य में जो है कुछ अच्छा करने के लिए वहाँ से सीख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में वो लोग बताएं जिन विद्यार्थियों को CUET PG हिंदी से करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो CUET PG हिंदी से करना चाहते हैं और उनको तैयारी के लिए मदद चाहिए। तो उनको उसी हिसाब से जो है क्लास को पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका BA तो होता ही रहे, लेकिन BA के साथ ही साथ आपकी तैयारी आगे की भी होती रहे। तो कहीं ना कहीं अनुमान हो जाएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि किसी अच्छे विश्वविद्यालय से, किसी अच्छे कॉलेज से उनका जो है PG हो। तो वो बताएं, और साथ ही साथ कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो बने रहिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आखिरी में बस घनानंद के कुछ पंक्तियों से जो हम लोग क्लास जो है समाप्त कर रहे हैं। देखिए, घनानंद जो थे वो तो घनानंद की जो पंक्तियां हैं उसी के साथ हम लोग क्लास समाप्त करेंगे कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।